वेलकम टू द श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज अपने बात करेंगे ज्यामितीय समावयवता के गुणधर्म। अगर मैं ज्यामितीय समावयवता के गुणधर्म की बात करूं तो अपने कौन कौन से गुणधर्म पढ़ेंगे, जो आरबीएसई सिलेबस के आधार पर बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की, दूसरे नंबर पे बात करेंगे अपने हाइड्रोजन बंध की, और तीसरे नंबर पे बात करेंगे अपने गलनांक की, और चौथे नंबर पे बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म की। सबसे पहले आज बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण अपने देखेंगे ज्यामिति जो समावयवी होते हैं, एक तो होता है समपक्ष होता है और विपक्ष। किसका ज्यादा होता है द्विध्रुव आघूर्ण, किसका कम होता है। तो सबसे पहले तो अपने संरचना बनाते हैं जो ज्यामितीय समावयवी अपने पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उदाहरण लेता हूं मैं ब्यूट 2 का। आप उदाहरण को ध्यान से देखना, थोड़ा बेसिक भी बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टेड है अगर ध्यान से समझोगे तो ये। तो देखो अपने सबसे पहले बात करते हैं ब्यूट 2 की। ये उदाहरण लेते हैं और ये उदाहरण पहले भी लिया था अपने ने। होता क्या है इसका CH3, इधर की तरफ आ जाएगा CH, डबल बॉन्ड, आगे क्या आ जाएगा फिर डबल बॉन्ड CH3। अब इसको अपने जियोमेट्री फॉर्म में बना लेते हैं। मैं थोड़ा इस तरह से बनाऊंगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हो या ऐसे भी। अब की बार मैं उदाहरण को ले रहा हूं ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समपक्ष विपक्ष बनाएंगे अपने। इधर की तरफ C, डबल बॉन्ड C। मैं पहले ही बोल रहा हूं इसको ऐसे भी बना सकते हो आप। अब इस कार्बन पे देखो क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक तरफ जुड़ा हुआ है CH3 और दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ है H। अब मुझे सबसे पहले बनाना है समपक्ष। तो समपक्ष के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी साइड में ही वापिस ऐड कर दूंगा CH3। आगे बात समझ में। इधर क्या ऐड कर दूंगा CH3 और इधर की साइड में क्या ऐड कर दूंगा H। दो समान ग्रुप एक दिशा में, ठीक है। ये कौन सा रूप हो गया अपना यहाँ पे, ये हो जाएगा समपक्ष। अगर मैं इसको विपक्ष में परिवर्तित करना चाहूँ तो हाइड्रोजन को इधर ले जाऊंगा, CH3 को इधर, क्या आ जाएगा अपने पास इधर की तरफ C, डबल बॉन्ड C, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा अपने पास CH3, और इधर की तरफ आ जाएगा वापिस हाइड्रोजन, फिर इधर की तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और इधर की तरफ क्या कर देंगे CH3। ये कौन सा रूप हो जाएगा, विपक्ष रूप। किसका विपक्ष रूप है ये, ब्यूट 2 का। जब अपने द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें ना तो सबसे पहले अपने ये आइडेंटिफाई करेंगे भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है वो किधर की तरफ होता है। वैसे अपने को पता है कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इधर की तरफ है CH3 और इधर की तरफ है कार्बन, तो अब मुझे ये नहीं पता लग रहा सर कौन सा अधिक विद्युत ऋणी है, किधर की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा बेसिक यूज करते हैं। मुझे पता है ये जो CH3 है ना, इस CH3 में कौन सा संकरण होता है, sp3। और ये वाला जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है इसमें कौन सा संकरण होता है, डबल बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड तुम्हें बताया था ना, एक पाई बंध उपस्थित हो तो कौन सा संकरण होता है, sp2। जिसमें S लक्षण ज्यादा होना वो अधिक विद्युत ऋणी है। कभी भी आप दो कार्बन के बीच में देखना चाहो कौन सा अधिक विद्युत ऋणी है, तो इसमें S लक्षण कितने परसेंटेज है बताओ, कितने पार्ट है। देखो एक S है, P है 3, कितने परसेंटेज मिले, मतलब कितने भाग मिले इन्हें, इसका भाग हो जाएगा 25%। तो इसमें S करेक्टर कितने हैं 25%। अब sp2 में देखो spp, एंगो कितने भाग है, एंगो भाग है 33%। तो S लक्षण ज्यादा क्या में है, S लक्षण ज्यादा अपने क्या में है, ई में। तो एंगो मतलब अधिक विद्युत ऋणी कौन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किधर से किधर होगी, CH3 से C की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने तुम्हें बता दी है। हाँ फिर से पूछना हो तो बता देना। देखो भी अब ये इसी इसमें हो जाएगा CH3 से अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर से किधर होगा, इधर की तरफ। समझ में आ गया। अब इसमें देखें, इधर देखो CH3 से C अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ये वाला। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर से किधर, इधर से इधर की तरफ। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किधर से किधर, इधर की तरफ। अब अपने को ये जो वेक्टर है ना इसकी दिशा देखनी है। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर दोनों समान दिशा में हो
आगे तो उसमें होता है म्यू होता है द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं, म्यू होता है नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो नहीं होता, ज्यादा होता है। अगर मैं कह दूं ये इधर है डायरेक्शन, एक डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये सिंबल होता है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं एक का डायरेक्शन इधर की तरफ है, दूसरे का इधर की तरफ, तो इसमें हमेशा जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान क्या होता है, जीरो की। डायरेक्शन देख ली के अब अपन ने देखना है कहेंगे द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा है, तो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। मैंने आपको तरीका बता दिया है, कोई आप वो मत पढ़ना Q इंटू डी इक्वल म्यू, आगे क्या बात समझ में, कोई काम का नहीं है। यहाँ पे कहोगे सर मैं तो द्विध्रुव आघूर्ण निकालना सीखूंगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम। आपको तो ये पता करना है, इससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम। अब मुझे देखो डायरेक्शन देखो, इसमें किधर की तरफ है, इधर की तरफ, इसमें किधर की तरफ है, इधर की तरफ, दोनों समान दिशा में हैं। इसमें वेक्टर बनता है देखो, इधर की तरफ और इधर की तरफ, रिजल्टेंट वेक्टर आता है इसके बीच में, इधर की तरफ सदिश योग जो बीच में आता है, तो इसका मतलब दोनों का योग होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, म्यू की वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल नहीं है यहाँ पे। आगे क्या, दोनों की दिशा समान है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये भी इधर की तरफ, मगर इधर देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक इधर की तरफ हो रहा है और दूसरा इधर की तरफ, और दोनों एक दूसरे से टकराएंगे और दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब म्यू का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो वी कैन से दी विपक्ष क्या शो कर रहा है, जीरो। तो यहां से एक बात अपने को पता लगती है, द्विध्रुव आघूर्ण, सामान्यतः बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोल रहा, सामान्यतः समपक्ष का अधिक होता है, जबकि विपक्ष का क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द्विध्रुव आघूर्ण समपक्ष का अधिक होता है विपक्ष की तुलना में, सामान्यतः, हमेशा नहीं बोल रहा, अपवाद भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो विपक्ष होता है इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, शून्य। आगे क्या बात समझ में, बोलो, कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों वेक्टर एक दूसरे से टकराएंगे, कैंसिल आउट, दोनों अपोजिट साइड में, ठीक है। हाँ, उदाहरण समझ में आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक उदाहरण और लेते हैं, बढ़िया बढ़िया उदाहरण लेंगे, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, देखो भी। अब अपने नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं, जो ज्यामितीय समावेता प्रदर्शित करते हैं वही उदाहरण लेने अपने को, देखो भी। नेक्स्ट लेते हैं 1,2 डाइक्लोरोइथीन, CH डबल बॉन्ड CH, इधर की तरफ क्लोरीन, एक क्लोरीन आ जाएगा इधर की तरफ। सबसे पहले इसको ज्यामितीय समावेता के रूप में लिख लेंगे अपने, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, C इधर की तरफ आ जाएगा, डबल बॉन्ड इधर की तरफ C। इस वाले कार्बन परमाणु पे दो समूह उपस्थित है, एक तरफ क्या उपस्थित है भाई साहब, हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ उपस्थित है क्लोरीन, किधर ही लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दूसरे कार्बन परमाणु पे क्या उपस्थित है, एक तरफ हाइड्रोजन उपस्थित है और दूसरी तरफ क्या उपस्थित है, क्लोरीन। आगे बात समझ में, देखो भाई, अब ये कौन सा रूप हो जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथीन का समपक्ष रूप, बोलो समझ में आ गया क्या। हाँ भाई, अब इसका विपक्ष बनाना है, क्लोरीन को इधर ले जाओ, हाइड्रोजन को इधर, अपने पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ वो का वो पड़ा रहने दो, और इधर आ जाएगा क्लोरीन। मैं पहले बोल रहा हूँ ज्यामितीय समावी आप ऐसे भी बना सकते हो जैसे मैंने पहले बनाई, अब तो मैं द्विध्रुव आघूर्ण समझा रहा हूँ तो इसलिए ऐसे बनाई है, आप ऐसे भी बना के समझा सकते हो, मतलब C डबल बॉन्ड C ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे करके समूह बना सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब अपने इधर की तरफ चेंज कर देंगे, चेंज करते थे जैसे दूसरे वाले कार्बन में क्लोरीन आ जाएगा इधर, हाइड्रोजन इधर, तो क्लोरीन इधर और हाइड्रोजन आ जाएगा इधर, दो समान समूह विपरीत साइड में हो गए, कौन सा हो जाएगा अपने पास, विपक्ष। अब अपने बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, किसका ज्यादा होगा किसका कम। सामान्यतः अपने जानते हैं जो क्लोरीन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है, इसका मतलब ये खींचने का काम करेगा। यहाँ पे क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर भी किसकी तरफ जाएंगे, डायरेक्शन देख लो, शायद आप बता दोगे उधर मिला के, हाँ इधर भी किधर की तरफ जाएंगे, क्लोरीन की तरफ, और इधर की तरफ इधर। कहाँ पे है अपोजिट डायरेक्शन, जहाँ पे अपोजिट विपरीत डायरेक्शन है वो जीरो हो जाएगा। बताओ किधर की तरफ है, ये डायरेक्शन इधर की तरफ, इधर सेम है, इसका मतलब इसमें द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा। अब अपोजिट डायरेक्शन देखो, इधर की तरफ इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण इधर इधर विपरीत हो रहा है, एक इधर की तरफ दूसरा इधर की तरफ, इसका मतलब विपक्ष का क्या हो जाएगा, इक्वल जीरो। मैंने प्रूफ करके बताया है, मैंने सीधा नहीं बोला इसका ज्यादा होता है कम, देख लो प्रूफ आपके सामने है। आगे बात समझ में, विपक्ष क्या होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य, जबकि समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण होता है शून्य से ज्यादा, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो।
तो यहां से अपने कह सकते हैं वही वाला बेसिक आ गया अपने पास, समपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विपक्ष से ज्यादा होता है। अगर बात करें इनकी वैल्यू की तो मैं वैल्यू से भी आपको प्रूफ करके बता दूं, याद नहीं करनी है वैल्यू को, 1.85 डी और इसकी वैल्यू कितनी होती है 0.0 डी। हाँ, और ब्यूटूइन वाले में 0.14 डी और उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, डी का मतलब ये इकाई है द्विध्रुव आघूर्ण की जिसको अपने बोलते हैं डी बाई। आगे क्या बात समझ में, चले अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एक देने वाला कर दूं और एक लेने वाला समूह है। मान लो मैंने इधर कर दिया CH3, नाम क्या हो जाएगा IPSC 1 क्लोरो प्रोपिन। तो एक क्लोरीन की जगह CH3 कर दो, किधर ही कर दो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3 इधर की तरफ मैंने क्या कर दिया CH3। आप कहोगे सर समपक्ष विपक्ष हाइड्रोजन के कंपेयर में निकाल लेंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम दिशा में है, कौन सा हो जाएगा समपक्ष। दोनों हाइड्रोजन विपरीत है तो कौन सा हो जाएगा, यह इसका विपक्ष। दोनों विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले हैं, एक देने वाला है और एक लेने वाला, तो जीरो तो नहीं होगा मगर कम ज्यादा का पता कर सकते हो आप। जिसका विपरीत आएगा उसका कम, जिसका सेम डायरेक्शन आएगा उसका ज्यादा। तो डायरेक्शन देखो आप, पहले डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं क्योंकि चेंज हो गई। CH3 में C में कौन होता है अधिक विद्युत ऋणी, ये इधर की तरफ बताओ कौन होता है अधिक विद्युत ऋणी, ये। अब बताओ विपरीत डायरेक्शन किधर आ रहा है, इसमें देखो किधर की तरफ हो रहा है डायरेक्शन, इधर की तरफ, और इधर में किधर होता है इधर की तरफ, विपरीत डायरेक्शन आ रहा है। आगे बात समझ में। और इसमें बताओ एक इधर सेम डायरेक्शन आ रहा है, तो विपरीत वाले का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा सेम वाले का। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यदि विपरीत इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह अगर अपने जोड़ दें तो विपक्ष का द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, समपक्ष से अधिक हो जाएगा। जीरो तो नहीं होगा मगर कम ज्यादा पता लग सकते हो आप डायरेक्शन से, क्योंकि दोनों क्या होते हैं भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वाले समूह उपस्थित है। तो ज्यादा किसका हो जाएगा, विपक्ष वाले, क्योंकि ये देखो इधर और ये इधर की तरफ, और ये एक दूसरे इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को उदासीन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू होती है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ भाई प्रैक्टिकल, म्यू इजिकल टू 1.71 डी, और इसकी ज्यादा होगी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी म्यू इजिकल टू 1.77 डी। बोलो अभी आ गया क्या समझ में, यानी प्रॉब्लम। हाँ भाई, तो ये अपना कंप्लीट हो गया द्विध्रुव आघूर्ण। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोजन बंध की। नेक्स्ट अपनी आ जाएगा हाइड्रोजन बंध। दो नंबर गुणधर्म है, देखो भी हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन बंध होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा क्या होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। दोनों को बना के देखेंगे, सबसे पहले समपक्ष और विपक्ष रूप। तो यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग सिलेबस ले रहा हूँ, अपने उदाहरण लेते हैं मेली कमल और फिमेरी कमल। क्या होता है मेली कमल, मेली कमल में दो COH ग्रुप एक तरफ, इधर की तरफ बढ़ा लेता हूं, समझ में आ जाएगा आपको। हाँ भाई समझ में आ गया। देखो वैसे ABC नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटूइन 1,4-डाइओइक एसिड। और वैसे इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा रूप होता है इसका, ये होता है समपक्ष रूप, और इसका नाम क्या बोलते हैं अपने, मेलई कमल। इसका विपक्ष क्या हो जाएगा, COH को इधर ले आओ, H को इधर, क्या आ जाएगा अपने पास, C इधर की तरफ आ जाएगा, डबल बॉन्ड C, एक H आ जाएगा इधर की तरफ और दूसरा आ जाएगा COH इधर की तरफ। इधर कर देंगे COOH और इधर की तरफ क्या कर देंगे H। अब अपने लिखते हैं इधर क्या आ जाएगा, विपक्ष।
दो समान ग्रुप विपरीत साइड में। नाम क्या होता है अभी इसका? इसका होता है फ्यूमेरी कमल। अब अपने हाइड्रोजन बंध समझते हैं। देखो इधर वाला हाइड्रोजन और इधर वाला ऑक्सीजन दोनों क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बंध। पहले तो दोनों की संरचना देख ली क्या? अब देखो बनाएंगे कैसे। एक ही यौगिक या एक ही अणु में दो समूह आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इसको कौन सा हाइड्रोजन बंध बोलते हैं? अपने अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख रहा हूँ, इसको फिर समझ में आएगा। इधर लिख दिया C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ आ जाएगा O और इधर की तरफ आ जाएगा H। अब इसका डबल बॉन्ड O बनाएगा। दोनों में से कोई से ले सकते हो, इसका डबल बॉन्ड और इसका H भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ, बन गया हाइड्रोजन बंध। एक ही अणु के दो समूह आपस में हाइड्रोजन बंध बनाए तो उसको अपने कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। कौन सा हाइड्रोजन बंध हो जाएगा? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। यहां तक बोलो समझ में आ गया? एक ही अणु में, इसका मतलब समकक्ष रूप कौन सा हाइड्रोजन बंध बनाते हैं? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे ये किसी दूसरे फ्यूमेरिक एसिड या किसी दूसरे यौगिक के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकते हैं। इधर वाला ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, इसका ऑक्सीजन या हाइड्रोजन किसी दूसरे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से। तो इसको मैं स्ट्रक्चर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। देखो भी, मान लो इसका ले लिया मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये बना लेगा यहाँ पे हाइड्रोजन बंध, और मान लो इसका बना लेगा हाइड्रोजन। आगे बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये बना लेगा किसी दूसरे के साथ। अगर आपको थोड़ा समझना हो तो फ्यूमेरी कमल कोई दूसरा लो, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे रिएक्शन करा के देखो, जैसे मैं करा के बताता हूँ आपको, देखो फिर समझ में आएगा। नॉर्मली समझाने के लिए आपको नहीं बनाना है। C है, मान लो इसका C है, ये ऑक्सीजन है, इधर कौन बनाएगा इसका? O और इधर की तरफ H। दूसरा फ्यूमेरिक एसिड बनाया मैंने, इधर की तरफ आ जाएगा COH और इधर की तरफ H। तो कहने का मतलब है देखो, एक फ्यूमेरिक एसिड दूसरे अणु फ्यूमेरिक एसिड के साथ H बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब एक अणु किसी दूसरे अणु के साथ H बॉन्ड बनाता है तो उसको कौन सा हाइड्रोजन बंध बोलते हैं अपने? बताओ क्या जाएगा? अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो कहने का मतलब साफ साफ है, यहाँ पे समपक्ष रूप है वो कौन सा हाइड्रोजन बंध बनाता है? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। और जो विपक्ष रूप है वो कौन सा हाइड्रोजन बंध बनाता है? फ्यूमेरी कमल का और अहली कमल का उदाहरण लिया है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। और अपने को एक बात ही पता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल वांडरवाल प्रदर्शित करते हैं। और ये अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध वाले ये क्या प्रदर्शित करते हैं? प्रबल वांडरवाल बल उपस्थित करते हैं। आगे बात समझ में आप करते हैं। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट आ जाएगा गलनांक। इसमें भी मेलिक और फ्यूमेरिक कमल का उदाहरण लेते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं गलनांक की। देखो गलनांक की अगर बात करें तो देखो अपने इसमें मेलिक कमल का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले देखो C डबल बॉन्ड C, एक मैंने बना लिया, इधर की तरफ COH, इधर की तरफ COH, दोनों COH एक ही दिशा में। इसका मतलब क्या हो जाएगा? CC या ट्रांस, समपक्ष या विपक्ष? ये हो जाएगा समपक्ष। दूसरा मैं विपरीत कर दूं, इस COH को इधर ले जाऊंगा, H को इधर, क्या आ जाएगा अपने पास? C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा? H, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा? COH, और इधर की तरफ मैं क्या ले गया? COOH, और इधर की तरफ क्या ले गया? हाइड्रोजन। कौन सा रूप हो जाएगा? विपक्ष रूप। इसको अपने क्या बोलते हैं? मेलिक कमल। और इसको अपने क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक कमल। देखो भाई
किसका ज्यादा होता है गलनांक, ये बताना है अपने को। चूंकि जो इसका विपक्ष रूप होता है, आपको पता होगा एक अणु दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और साथ में ये क्या होता है, प्रबल वान डेर वाल बल प्रदर्शित करता है। दूसरी क्या होती है, जो ये विपक्ष वाले होते हैं ना, वो पैकिंग अच्छी करते हैं, क्लोज पैकिंग करते हैं, जिसके कारण इनके गलनांक का मान क्या आता है, अधिक आता है। तो दोनों में किसका गलनांक अधिक होता है, विपक्ष रूप का। समपक्ष का कितना होता है वैसे बता देता हूँ। मैली कमल के लिए होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके लिए होता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका एमपी गलनांक मेल्टिंग पॉइंट और इसका एमपी होता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। बोले यहाँ तक आगे क्या समझ में? तो यहाँ पे गलनांक होता है वो किसका ज्यादा होता है, विपक्ष का, क्योंकि ये सम्मित होते हैं, साथ में क्या होते हैं, ये एक अच्छी पैकिंग बनाते हैं और इनके मध्य प्रबल वान डेर वाल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण क्या होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, विपक्ष का अधिक होता है कंपेयर देन किसके, समपक्ष के। नेक्स्ट अपने आते हैं रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में देखो, जब मैलिक और फ्यूमेरिक अम्ल का उदाहरण ही लेंगे, यहाँ पे भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपने। देखो, जब मैलिक अम्ल को दो तीन बार लिख लिया है, मैलिक अम्ल याद हो गया होगा सूत्र। हाँ भाई, मैलिक अम्ल होता है समपक्ष रूप 2-ब्यूटोइन 1,4-डाइओइक एसिड, आईपीसी नाम दोनों का सेम होता है, फ्यूमेरिक और मैलिक का। ठीक है, अब अपने बात करते हैं ये क्या है, मैलिक अम्ल। देखो, जब मैलिक अम्ल को 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है, माइनस में क्या आ जाएगा, H2। तो इसको समझने के लिए थोड़ा एसिटिक एसिड वाला उदाहरण देखो आप। ये खुद जितने भी अम्ल होते हैं ना, इनके दो COH जब पास पास आते हैं ना, तो एनहाइड्रेट बनता है। जैसे दो एसिटिक अम्ल के आए अणु, H2O बाहर निकल गया, देखो इधर क्या बना, CH3, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, इधर की तरफ आ जाएगा CH3। इसको क्या बोलते हो बताओ? वाटर निकल गया, क्या बन गया, एसिटिक एनहाइड्रेट। वैसे ही मैलिक अम्ल है, इसके दो COH है, अगर वाटर को बाहर निकाल दे, जैसे एसिटिक अम्ल एक वाटर को बाहर निकाल के एसिटिक एनहाइड्रेट बनाता है, एसिटिक अम्ल के दो अणु, वैसे ही मैलिक अम्ल के दो COH ग्रुप वाटर को बाहर निकाल के क्या बनाएंगे बताओ? जैसे एसिटिक एनहाइड्रेट बनता है, वैसे मैलिक अम्ल क्या बनाता है, मैलिक एनहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा H, फिर इधर की तरफ आ जाएगा H। स्ट्रक्चर्स में देखेंगे C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ठीक है, इधर की तरफ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और किससे जुड़ जाएगा, इसके साथ। क्या नाम हो जाएगा इसका, मैलिक एनहाइड्रेट। मतलब मैलिक अम्ल ने वाटर को बाहर निकाल दिया, इसको बोलते हैं मैलिक एनहाइड्रेट। अब मैंने फ्यूमेरिक अम्ल का मैलिक एनहाइड्रेट में बदला है, मेरे को फ्यूमेरिक अम्ल ने भी सोचा मैं भी एनहाइड्रेट बनाऊं, तो वो कैसे बना लेगा एनहाइड्रेट? क्यों? देखो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स देखो, C डबल बॉन्ड C, इसमें एक COH इधर की तरफ होता है और दूसरा COH इधर की तरफ, फ्यूमेरिक अम्ल में ये अपने पास आ जाएगा फ्यूमेरिक अम्ल। और इधर की तरफ होता है एक हाइड्रोजन होता है इधर की तरफ। अब उसने भी कोशिश की एनहाइड्रेट बनाने की, तो वो फ्यूमेरिक तो बना नहीं सकता क्योंकि पहले COH इधर आएगा, तो उसके लिए ताप लगा ज़्यादा। कितना ताप लगा इसका एनहाइड्रेट बनाने में, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें भी क्या निकल गया, एक वाटर मॉलिक्यूल। क्यों लगा इतना ताप, मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें जो C डबल बॉन्ड C है, इसका जो COH है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर की तरफ आ जाएगा COH और इसका हाइड्रोजन। सबसे पहले ये बॉन्ड टूटता है गर्म करने पे,
जैसे ही सिंगल बॉन्ड आ जाता है तो मैंने बताया सिंगल बॉन्ड में घूर्णन होता है, घूर्णन होगा तो ये COH आ जाएगा इधर की तरफ। तो इसका मतलब फ्यूमेरिक अम्ल कभी भी एनहाइड्रेट बनाता है ना तो वो किस में बदलता है, पहले मैलिक अम्ल में, फिर ये डबल बॉन्ड बन जाएगा वापस और फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। इसलिए ताप इसमें अधिक लगता है क्योंकि फ्यूमेरिक अम्ल पहले किस में बदलेगा, मैलिक अम्ल में, मैलिक अम्ल से फिर क्या बनेगा, मैलिक एनहाइड्राइड। इसलिए इसमें कितना ताप लगता है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स वही बना लेंगे, C डबल बॉन्ड C, इधर की तरफ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, इधर की तरफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, मैलिक एनहाइड्राइड बनेगा इसका, इधर की तरफ ऑक्सीजन, इधर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ ये, हाँ नाम क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। बोलो भाई समझ में आ गई क्या, हाँ भाई बहुत गर्मी है। देखो भाई रासायनिक गुणधर्म, मैलिक अम्ल में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे एसिटिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल मिलकर एनहाइड्रेट बनाते हैं पानी बाहर निकाल के, वैसे ही मैलिक अम्ल के 2 COH मिलकर पानी बाहर निकाल कर क्या बनाते हैं, मैलिक एनहाइड्रेट। ये ऑक्सीजन आ जाएगा उधर बीच में। अब फ्यूमेरिक अम्ल ने भी सोचा क्यों मैं भी एनहाइड्रेट बनाऊं, मैलिक ने भी बना लिया है, मुझे भी एनहाइड्रेट बनाना चाहिए, तो उसने बहुत ट्राई की मगर ये इतने तापे नहीं बना पाया, उसको इस रास्ते से जाना ही पड़ा, सीधे नहीं बना। तो सबसे पहले फ्यूमेरिक अम्ल का पाई बॉन्ड टूटता है, फिर COH इधर आता है, मैलिक अम्ल बनता है, इसलिए ताप लग जाता है 270 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर मैलिक अम्ल से क्या बनता है, मैलिक एनहाइड्रेट। इसलिए फ्यूमेरिक अम्ल से मैलिक एनहाइड्रेट बनाना हो तो कितना ताप लगता है, 270 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैलिक अम्ल से मैलिक एनहाइड्रेट बनाना हो तो कितना ताप लगता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में पास कर दीजिएगा, और कुछ भी कोई क्वेश्चन या बेसिक पूछना हो तो कमेंट में पास कर दीजिएगा। ओके बाय, स्टे सेफ एंड स्टे होम।